नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार चौबे और आप देखना शुरू कर दिए हैं एच के जंक्शन न्यूज। हम बताते चले कि आज हम अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर अपने विद्यालय यानी जहां से हम पढ़े हैं उस विद्यालय में उपस्थित है और हमारे गुरु जी हैं कमल कुमार चौबे जी, जो कि बचपन से लेकर के आज तक हम लोगों को मार्गदर्शित किए हैं। आज अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर इन्होंने विद्यालय में एक कार्यक्रम रखा। उसके बाद आरटीआई के तहत बच्चों का आरटीई के तहत बच्चों को पुस्तक वितरण का काम किया गया था। किया गया पिछले 4 जनवरी को पोशाक वितरण का काम किया गया था। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा होगा और कहीं ना कहीं होता है कि गुरु जी से जब मिलते हैं हम, तो सवाल काफी होते हैं लेकिन समय काफी कम होता है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बन नहीं सकता है। लेकिन सवाल काफी ज्यादा होता है, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि बहुत ज्यादा सवाल और जल्दी पूछ ले और कम समय में गुरुजी हमको समझा दे, हमको या हमारे चैनल को देखने वाले जो दर्शक हैं सभी लोगों को समझा दे। तो सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है गुरुजी आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके विद्यालय में यानी हमारे भी विद्यालय में पूरे आदर्श महथिन विद्यापीठ परिवार का जो विद्यालय है, इस विद्यालय में अंबेडकर जयंती मनाया गया। इस पर क्या कहना चाहिएगा? ऐसा है कि आज जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हम लोगों ने समारोह पूर्वक मनाई और इस अवसर पर जो है विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अंबेडकर जी की जयंती मना करके हम लोग समाज के सामने ये आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग के लोग दबे कुचले पिछड़े से लेकर के और अगड़े संपन्न सभी वर्ग के लोगों को ये संदेश देने का ये जयंती समारोह जो है मुख्य रूप से सामने रखा गया कि समाज में कैसे समरसता आ जाए, एक रूपता आ जाए। चूंकि अंबेडकर साहब ने अनटचेबिलिटी के विरोध में जो है बहुत जबरदस्त संघर्ष किया और अंततोगत्वा संविधान निर्माण के समय इस तरह की व्यवस्था बनाई गई कि समाज के हर वर्ग के लोगों को जो है एक रूपता मिल सके, अधिकार मिल सके और हम उस कड़ी को जिला करके रखने का, समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करने का हम काम कर रहे हैं। हमें खुशी हो रही है कि हम अंबेडकर जी के आदर्शों पर चलते हुए समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ जो है आत्मीयता पूर्ण तरीके से जीवन जीने का तौर तरीका का संदेश दे रहे हैं और जी भी रहे हैं। देखिए, अब दूसरा कार्यक्रम हुआ कि आरटीई के तहत आपके विद्यालय में बच्चों को पुस्तक वितरण कार्यक्रम किया गया। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। आरटीई के तहत प्रत्येक वर्ष जो है बच्चों को निःशुल्क रूप से शिक्षा तो उनको दी ही जाती है और पोशाक जो है उन लोगों को हर साल दिया जाता है और पुस्तक जो है हर साल दी जाती है। पुस्तक दे करके आरटीई के बच्चों को, ये आरटीई जो है भारत सरकार के द्वारा विशेष करके शिक्षा का अधिकार बनाया गया मौलिक अधिकार के रूप में। जैसे कि जो गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, जिनके अभिभावक बच्चों को पढ़ा नहीं पाते और चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो आरटीई के तहत ऐसा भारत सरकार ने प्रावधान बनाया कि प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं रजिस्टर्ड हैं भारत सरकार से, उन स्कूलों को जो है प्रथम वर्ग में अपने कुल संख्या का 10% जो है नामांकन आरटीई के तहत करना होगा और उसी प्रक्रिया के तहत हम लोग जो है 100% सरकार के आदेश का अनुपालन करते हुए ये संदेश दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुतेरे जगह जो है इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलेगी कि जहाँ आरटीई के तहत बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो सुविधा सरकार ने प्रदत्त की है ये सुविधा मिल नहीं पा रही है। तो मैं निश्चित तौर पर आग्रह करूंगा सिस्टम को कि व्यवस्था इस प्रकार की बने कि आप हर विद्यालय में ऐसी व्यवस्था बनाए कि आरटी वाले बच्चों को ये सुविधा जो है जो आप दे रहे हैं सरकार, वो बच्चों को मिले। और दूसरी बात
कि सरकार जो है आरटीई वाले बच्चों के लिए जो विद्यालयों को जो एक तरह से जो वहन करती है व्यवस्था, उस व्यवस्था को भी जो है सरकार समय से पूरा करे, क्योंकि 2019-20 से ही जो है विद्यालयों का जो है वो ड्यूज चला आ रहा है, और विद्यालय जो है अपने मेहनत से, अपने पैसे से, अपने खर्च से जो है लोड में पड़ रहे हैं व्यवस्था को चलाने में। चूंकि समय से यदि हर साल समय से मिलता रहे तो हमें लग रहा है कि बच्चों को और भी ढंग तरीके से सारी व्यवस्था मिलती चली जाएगी। जी सर, और हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक मुद्दा है कि प्राइवेट जो विद्यालय है आजकल कहीं ना कहीं मार्केटिंग करने का काम कर रहा है, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाता है, और कहने का मतलब है कि वो तय करता है कि हमारे विद्यालय से आप जूता खरीदिएगा तभी हमारे विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ेगा, हमारे विद्यालय से अगर बैग खरीदिएगा तभी हमारे विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ेगा। तो इस मार्केटिंग की जो दुनिया जैसे व्यवसाय, शिक्षा को व्यवसाय बनाया गया है, कहीं भविष्य में ऐसा होगा कि कहीं प्राइवेट विद्यालय वाले लोग ये ना कहने लगे कि हमारे विद्यालय से आप सब्जी खरीदिएगा तब आपके यहाँ सब्जी बनेगा, तब आपको खाना मिलेगा, हमारे विद्यालय से आप गेहूं का बीज खरीदिएगा। ऐसा कहीं भविष्य में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा अगर इस तरह तरीका से शिक्षा को व्यवसाय बनाया जाए। तो इस पर क्या कहना है गुरुजी? बहुत दुख होता है इसको देख करके कि हमारे प्राइवेट विद्यालय वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं गरीबों पर अत्याचार करते हैं, कहीं ना कहीं जो पिछड़े लोग हैं उन पर अत्याचार करते हैं। पिछले माह एक न्यूज में आया था कि एक बच्ची आत्महत्या कर ली थी इसी के चलते कि उसके विद्यालय के अनुसार फीस न जमा हुआ था। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा गुरुजी? देखिए, आपने तो ये दुखती हुई रग को छेड़ दिया। आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न 24 घंटे अपने दिल को भी मर्माहत करते रहता है। चूंकि आप सोचेंगे कि आप भी तो प्राइवेट विद्यालय चला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं अपने देश में, 90% प्राइवेट विद्यालय जो हैं, एक तरह से कहा जाए तो दो तरह की व्यवस्था है। एक पहली व्यवस्था कि 90% प्राइवेट विद्यालय जो है एक श्रेणी में आते हैं, और 10% प्राइवेट विद्यालय दूसरी श्रेणी में आते हैं। 10% जो विद्यालय हैं, ये विद्यालय जो दूसरी श्रेणी में आते हैं, ये गांव गंवई वाले वातावरण में जैसे हमारा विद्यालय है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है, दूसरे तरह का जो विद्यालय इनका मुख्य उद्देश्य होता है, ये सेवा की भावना से, साथ ही साथ हमारे विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको ये न के प्रकार जो कुछ अर्थ शुल्क लिया जाता है, उस शुल्क के माध्यम से उनको खर्च जो है उन पर किया जा सके, किसी तरह से काम चलाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो 90% विद्यालय हैं, ये क्रीमी लेयर वाले हैं, पार कर चुके हैं ये लोग जो है पैसे वाले हैं। ये इन लोगों का जो विद्यालय है कामधेनु है, कामधेनु की स्थापना कर दी गई, इसके बाद दूध दूहते रहिए, तो वैसे ही इनका विद्यालय कामधेनु है। करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके विद्यालय को खड़ा कर दिए, एक सिस्टम खड़ा कर दिए, मैनेजर से लेकर के प्रिंसिपल तक सारे शिक्षक जो हैं सब लोग काम कर रहे हैं, और सबको बहुत ऊंची ऊंची तनख्वाह दी जाती है। और ऊंची तनख्वाह लेने के लिए जो है, तनख्वाह लेने के लिए बच्चों पर जो है जरूरत से ज्यादा जो है बोझ डाला जाता है। तो वहाँ कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि उसमें पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको खूब अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ शोषण होता है, और फिर भी जो है वो जाते हैं वहाँ पर, उनको आप रोक भी नहीं सकते। ये गरीब कमजोर तबके वाले लोग के लिए एक सपना होता है कि हमारे बच्चे भी उसमें पढ़ सके, तो आरटी के तहत सरकार ने व्यवस्था बना दी है, तो वहाँ भी जो है मारामारी होती है। आरटी में भी जो वैसे पैसे वाले जो धनाढ्य वर्ग वाले स्कूल हैं, वे स्कूल जो हैं आरटी वाले बच्चों को लेने से कतराते हैं। जब काफी प्रेशर पड़ता है तो पैसे वाले लोगों के मध्य से ही जो है चुन करके और ले लेते हैं, क्योंकि उनके मन में होता है कि आरटीई के तहत यदि दबे कुचले कमजोर वर्ग के बच्चों को यदि हम नामांकित करते हैं, तो हमारे स्टैंडर्ड A1 का हाई क्लास का जो परिवार से जो बच्चा बिलोंग करता है, पढ़ने के लिए आ रहा है, और एक झुकी झोपड़ी से खपड़ा नरिया वाले घर से जो एक बच्चा आएगा पढ़ने के लिए, तो वो हमारे स्टैंडर्ड के अनुकूल नहीं होगा, और हमारा स्टैंडर्ड जो है लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए जो है वो भेदभाव इस तरह का करते हैं। बाकी जो लूटने खसोटने दुनिया जहान की बात आपने कही, वो वहां पर आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम इतना जबरदस्त रूप से पकड़े हुए है कि वहां किसी की
दाल नहीं गलने वाली है। आंख मूंद करके वहां जाने वाले जो हैं लोग, वही लोग उसको बचाने वाले भी हैं। तो हम और आप जो है कमजोर वर्ग वाले, ये झुग्गी झोपड़ी वाले विद्यालय से ही निकल करके और शीर्ष तक जाएंगे। और जा भी रहे हैं, देख लीजिए इसी साल का जो मैट्रिक का, इंटर का जो रिजल्ट आया, आप देख लीजिए जितने भी अच्छे टॉपर करने वाले बच्चे हैं, ऐसे ही कमजोर विद्यालय से ही निकल करके गए हुए हैं। तो ये एक मिसाल है आने वाले समय के लिए कि शिक्षा किसी की दासी नहीं होती, पैसे की गुलाम नहीं होती कि आप आलीशान भवन में शिक्षा दे सकते हैं, सामान्य स्तर पर जो है शिक्षा नहीं मिल सकती है। देखिए, गुरुजी ने बताया कि इस सिस्टम को खत्म नहीं किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि जो लोग हैं, जो शिक्षा माफिया है, जिनके विद्यालय है, वो कहीं ना कहीं सरकार से लोग जुड़े हैं, कहीं ना कहीं सरकार में भागीदारी है, उन्हीं लोग का अधिक विद्यालय होता है, या शिक्षा माफिया कहा जाएगा उनको। अब अंतिम सवाल गुरुजी होगा, आप ही के जो उत्तर है उसी में से एक निकल करके आता है। जब मार्केटिंग वो लोग करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं वो लोग, ब्रांडेड जूता बच्चा उनका पहनता है, तो फिर जब मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आता है, जैसा कि आपने बताया अभी कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आता है, या कोई भी कंपटीशन हो, या किसी भी हायर, जैसे आप सुने होंगे कि यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी तरीके का जो रिजल्ट आता है, वो कहीं ना कहीं झुग्गी झुपड़ी वाले विद्यालय के बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं गरीब, दलित, पिछड़े इलाके के लोग होते हैं। तो इसका मतलब नहीं समझ में आता है कि आखिर उस विद्यालय के बच्चे क्यों नहीं हो पाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण वही है कि पैसे वाले के जो बच्चे होते हैं, उनके मन में ये भाव नहीं होता है कि हमें पढ़ करके कुछ करना है, क्योंकि वो पैसे से इतने अच्छी तरह से मदमस्त हैं कि उनके जेहन में ये है ही नहीं कि हमें शिक्षा पा करके कुछ करना है। कहीं ना गुरुजी, कहीं ना कहीं उस विद्यालय में, इस मार्केटिंग के अलावा लश्कर में शिक्षा का जरूर अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। पढ़ाने वाले हो सकता है कि स्कॉलर हो, नहीं होंगे तो काम चलेगा भी नहीं। स्कॉलर हो सकते हैं पढ़ाने वाले, लेकिन पढ़ने वाले जो जा रहे हैं उनकी मानसिकता जो है, उनकी मानसिकता में निश्चित तौर पर खोट है, क्योंकि उनके मन में ये भाव होता है कि हम पैसे वाले के बेटे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारे पास अफरात पैसा है माँ बाप का, 7 पुश्त हम बैठ करके खा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भावना है वह भी कहीं ना कहीं आड़े आती है। और विद्यालय प्रशासन जो है, उनको आप उनको तो सिर्फ टका धर्म, टका कर्म, टका ही परम सुखम। तो नहीं, टका जहाँ मिल रहा हो, बस जो टका दे रहा है बस उन्हीं के साथ। और हम सामान्य स्तर पर जो गांव गंवई वाले विद्यालय हैं, तो यहाँ तो टका नास्ती और हम लोग बराबर टकटकाते रह जाते हैं टका के लिए। तो चूंकि ये दो तरह का भाव जो है समाज में देखने को मिलता है, और ये बहुत जबरदस्त लड़ाई है। और हमें नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी कुछ आमूलचूल परिवर्तन होगा, क्योंकि इसको तोड़ने वाले जो हैं वही लोग इसको बचाने वाले भी है। तोड़ नहीं सकते, वो मुंह से कहेंगे कि हम तोड़ेंगे, लेकिन वो तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके भी मन में ये भाव है कि हम संपन्न है और हमारा बच्चा भी संपन्न विद्यालय में ही जाए। और गुरुजी, एक और सवाल पर, तमाम सवाल आपके उत्तर से ही निकल करके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे मन में हो रहा है कि ये भी पूछ लिया जाए, लेकिन एक अंतिम सवाल होगा गुरुजी की, आजकल संस्कृत का जो शिक्षा है, हमारे सनातन धर्म का रक्षक है संस्कृत, और संस्कृत का जो शिक्षा है कहीं ना कहीं प्रत्येक प्राइवेट कहिए चाहे सरकारी भी कहिए, सरकारी विद्यालय में तो ऐसे ही शिक्षा नहीं है हमारे बिहार सरकार में, लेकिन प्राइवेट विद्यालय में भी संस्कृत का जो शिक्षा है उसको नहीं दिया जा रहा है बच्चों को। कहीं टीचर नहीं है तो कहीं दिया ही नहीं जा रहा है। आखिर इससे संस्कृत का शिक्षा जब तक बच्चों को मिलेगा नहीं, तब तक संस्कार का विकास नहीं होगा। हम संस्कृत का शिक्षा बच्चों को नहीं दे पाएंगे तो फिर संस्कार नहीं खो सकते हैं बच्चों को। तो तमाम जगहों पर संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती है, इसके बारे में क्या कहिएगा? ऐसा है कि संस्कृत की शिक्षा तो विद्यालय से मिलनी है, और विद्यालय से मिलनी है, उससे पहले विद्यालय से पहले अपना परिवार आता है। बच्चों को पहली शिक्षा जो है घर पर मिलती है। बच्चों के पहले गुरु जो है वो माता पिता होते हैं। तो माता पिता के द्वारा रोपित संस्कार जो है वही पुष्पित पल्लवित होता है, विद्यालय में जाता है, और वहाँ विद्यालय में गुरुजन जो है उसको परिष्कृत करके और फिर समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो घर पर ही जो है प्रक्रिया गड़बड़ हो गई है। पहले का प्रावधान था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु नाम ही माता। माता पिता
को पैर छूना ये परंपरा जो है रघुनाथ जी के काल से ही रही है, आर्ष काल से, सनातन काल से रही है। हमारी सनातन संस्कृति जो है वो भी कहती है कि गुरु को हम सम्मान देते हैं, लेकिन प्रथमतः माता पिता, घर पर माता पिता का सम्मान यहीं से देने का काम जो है शुरू होता है। तो घर पर जो संस्कार मिलता है उस संस्कार में संस्कृत को किनार कर दिया गया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। संस्कृत के कुछ श्लोकों को बच्चों के द्वारा रटा करके और उसका मर्म समझा करके घर से ही उनको तैयार किया जाता था। लेकिन घर पर जो है अभिभावक को ये लगता है ना कि ये संस्कृत पढ़ेंगे बच्चे तो ये पिछड़ जाएंगे। बच्चों को क्या पढ़ना है भाई? तो पश्चिमी मानसिकता आ गई है, अंग्रेजी में आई कम इन सर, में आई गो आउट सर, यस सर, नो सर, वेरी गुड सर। फटाफट बच्चा बोल रहा है तो अभिभावक खुश होते हैं कि मेरा बच्चा तो अंग्रेजी बोल रहा है। अरे भाई, अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक भाषा है। अभिव्यक्ति हम अंग्रेजी में करते हैं, अभिव्यक्ति हम हिंदी में करते हैं, या अभिव्यक्ति हम अन्य किसी भाषा में करते हैं। अंग्रेजी जान लेने का मतलब तो ये नहीं हुआ कि बच्चा स्कॉलर हो गया, बच्चा जो है बहुत तेज तरार कुशाग्र बुद्धि वाला हो गया, ऐसा तो नहीं है। हिंदी जानने वाला भी कुशाग्र बुद्धि का स्कॉलर माना जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि अंग्रेजी ही जानेगा। तो पहली व्यवस्था घर से ही गड़बड़ होती है, और अभिभावक जो चाहते हैं वही आज पूरी दुनिया में हर जगह परोसने का काम होता है। तो अभिभावक की जो है एक तरह से क्या कहलाएगा, पसंद जो है खत्म होती गई, उनकी रुचि खत्म होती गई संस्कृत के प्रति, और विद्यालय वाले जो है धीरे धीरे इसको खत्म करते गए। विद्यालय में भी संस्कृत की पढ़ाई खत्म होती चली गई है, लेकिन कमजोर स्थिति में, नाम मात्र का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अपना विद्यापीठ जो आदर्श माथिन विद्यापीठ जो है वो पूरी तन्मयता के साथ विगत 37 वर्ष से जो है लगातार अपनी संस्कृत को प्रथम दृष्टया सामने रख करके मजबूती के साथ पढ़ाता चला आ रहा है। आज भी हमारे बच्चे जो हैं गौरवान्वित तरीके से जो है संस्कृत वाचन करते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन करके और देश दुनिया में पूजा पाठ करा करके गौरवान्वित हो रहे हैं, और हमें भी गौरवान्वित कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे का यही रहस्य है, और हम जो है बिल्कुल विलग तरीके से प्राच्य और पाश्चात्य दोनों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। गुरुजी, आप तो जो उत्तर दे रहे हैं उसमें सवाल का तत्वा बनता चला जा रहा है, लेकिन एक अंतिम सवाल होगा कि जो आपने कहा कि हमारे यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं कहीं ना कहीं वो संस्कारी होते हैं, तो हम एक बार एक मुद्दा पर जरूर चर्चा करना चाहेंगे कि जो आपके विद्यालय से जो बच्चे निकले हुए हैं, हम कई बार सुने हैं कि वो लोग मतिमता संस्थान में कुछ दान, प्रत्येक साल कुछ दान देते हैं, तो उनके लिए भी कुछ जरूर कहिए, क्योंकि वो लोग यहीं से संस्कार सीख करके कहीं ना कहीं अपने कमाई से आपके विद्यालय चलाने के लिए या आपके संस्थान में कुछ ना कुछ हल्का मदद करते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है, इसलिए कि अनेकों विद्यालय में ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, तो उनको कुछ जरूर संदेश दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये तो जो संदेश दिया वही तो मैं कह रहा हूँ कि सर ये बात जो है ये मेरे मन को प्रफुल्लित करता है, गौरवान्वित करता है, और यही अपनी कमाई है। मैं आपको बता दूं कि अपना ना कोई बैंक बैलेंस है और ना अपना कोई अन्य व्यवस्था। हमारा बैंक बैलेंस यदि कुछ है तो हमारे बच्चे ही हमारे बैंक बैलेंस हैं, क्योंकि शुरू से ही हमने बच्चों को ही अपना बैंक बैलेंस माना। और आज हमारे बच्चे विद्यापीठ से पास किए हुए बच्चे जो हैं आज पूरी दुनिया में ऊंचे स्थान पर है। और मैं आपको बता दूं, ये पूरी दुनिया के लिए, ये सिकरिया के लिए नहीं, भोजपुर के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, भारत के, पूरी दुनिया के लिए मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में एक मायने में विद्यापीठ, आदर्श माध्यमिक विद्यापीठ पूरी दुनिया में एक मायने में निश्चित तौर पर अकेला और अलौकिक विद्यापीठ है, जिसके बच्चे शुल्क दे करके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से जब पास करके निकलते हैं और अपने पैर पर जॉब में खड़े होते हैं अपने पैर पर, तो उस समय जो है ये ग्रुप के साथ जुड़ते हैं। हमारे बच्चों ने एक ग्रुप बनाया है, विद्यापीठ परिवार व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप में उन लोगों ने यहाँ से पढ़े बच्चों को जोड़ करके रखा है जो जॉब में लगे हुए हैं। और वो बच्चे जो है हर साल 4 जनवरी
स्थापना दिवस विद्यालय का जो मनाया जाता है, स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर हर साल जो है वो बच्चे कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, 1000, 500, 2000, 5000 ऐसे उनकी जो देय राशि होती है लाखों में होती है, और उसी से धीरे धीरे विद्यापीठ का सृजन होता है। विद्यापीठ में नव निर्माण का काम बराबर चलते रहता है। तो ये गौरव की बात है हमारे लिए, यही हमारी कमाई है, यही हमारा संस्कार है। मैं दुनिया में कहता हूँ, आप खोज लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप खोज लीजिए दुनिया में यदि कोई ऐसा स्कूल मिल जाए, कोई ऐसा विद्यालय मिल जाए जिसके पढ़े हुए बच्चे ग्रुप बना करके और उस विद्यालय को जो हर साल कंट्रीब्यूट कर निरंतर लगातार ये सिलसिला जो है विगत 10 वर्ष से चल रहा है, तो आगे भी इस साल भी बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है, और ये रिसर्च करने वाली बात है। आने वाले समय में ऐसा भी आ सकता है कि इस पर लोग पीएचडी करें कि आखिर विद्यापीठ में ऐसी कौन सी विशेष पढ़ाई है जिसको पढ़ करके बच्चा जो है जॉब में गया और वापस जो है विद्यालय की तरफ जो है घूम गया और विद्यालय को सहायता कर रहा है, सहयोग कर रहा है। तो ये कौन सी पढ़ाई विद्यापीठ पढ़ाता है, यह भी आने वाले समय में रिसर्च का विषय होगा। तो देखिए, हमारे साथ थे गुरुजी, कमल गुरुजी थे, और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुआ। कहीं ना कहीं अभी बहुत सारा ऐसा सवाल है जो कि छूट गया, लेकिन हम बताते चले कि जो भी हमारे बड़े भाई कहे जाएंगे, हमारे गार्जियन कहे जाएंगे, जो कहीं सिंगापुर में अपना पताका फहरा रहे हैं, कोई पूना में फहरा रहा है, कोई दिल्ली में फहरा रहा है, तमाम लोग हैं, सबको हम जानते भी नहीं है, क्योंकि हम भी एक हिस्सा रहे हैं और सबको गुरुजी जानते होंगे, हम नहीं जानते हैं। तो तमाम लोग जहां भी अपना पताका फहरा रहे हैं, वहीं से ही इस छोटे से विद्यालय में छोटा एक सहयोग करके कहीं ना कहीं एक बड़ी बात बना देते हैं। कहीं ना कहीं गुरुजी ने बताया कि एक पूरे विश्व के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके के लोग कहीं ना कहीं विद्यापीठ में सहयोग कर करके एक गौरवशाली इतिहास प्रतिस्थापित करते हैं। तो इन सभी मुद्दों के साथ अंत में मैं बताना चाहूंगा कि जो जिनको भी लग रहा हो कि मैं भी विद्यापीठ व्हाट्सएप ग्रुप परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूं, तो मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो आपसे मैं आपको नंबर दे दूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि आपको भी एडमिन बना दूं, और आप जो है आप के पास वो कांटेक्ट करें और आप उनको जोड़ें। ऐसे सम्मानजनक व्यवस्था के साथ हर किसी को जुड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि आप जुड़ते हैं तो आप जुड़ करके आप अगले को तो सम्मानित करते हैं, इससे जुड़ करके आप स्वयं भी सम्मानित होते हैं। देखिए, ये संदेश एक छोटा संदेश नहीं है, ये संदेश कहीं ना कहीं इन तमाम बड़े भाइयों के लिए बड़ी संदेश है, और इतना ही कहकर के हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। धन्यवाद।